गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन की थर्ड यूनिट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसका सबसे पहला जो आपका बनता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका बनता है एलिमेंट्री एजुकेशन का सार्वभौमिकरण, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। अब हम यह तो जानते हैं कि शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक जाना चाहिए और सभी के लिए शिक्षा बहुत अधिक अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना जीवन है जो वो अंधकार वाला है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही अंतर है जिस प्रकार से जीवित और मृत व्यक्ति में। तो और जितने भी हमारे जो लेखक हुए हैं या फिर अर्थशास्त्री हुए हैं, कमीशंस के जो हेड हैं, सभी व्यक्तियों ने, रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, इन सब ने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है और यह भी कहा है कि जो राष्ट्र किसी के अधीन है या स्वाधीनता का लड़ाई लड़ रहा है, जब तक उस देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वे स्वाधीनता की लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे भारत का शिक्षित होना बहुत अधिक आवश्यक है। और महात्मा गांधी जी ने भी जब बेसिक शिक्षा एजुकेशन का एक व्यू दिया, विचारधारा हमारे सामने रखी, तब हमने सोच लिया था कि आज़ादी के बाद हमने 10 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के प्रारंभिक लक्ष्य यानी कि सार्वभौमिकरण को प्राप्त कर लेना है। लेकिन काफ़ी जो कमीशंस बैठे, कुछ आयोग बैठे, उनमें काफ़ी कमियों के कारण हम यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हम इस लक्ष्य के प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहते हैं। तो है शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करना, यह सार्वभौमिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है कि जब तक हम प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते, तब तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस टॉपिक पे हमने 3 जो तथ्य हैं, बात हैं, इस पर ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहले है व्यवस्था का सार्वभौमिकरण। व्यवस्था के सार्वभौमिकरण क्या है? शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। नज़दीक विद्यालय है, दूर विद्यालय है, यह देखकर हमें इस बच्चे से अगर विद्यालय काफ़ी दूर है, इस समस्या को समझना है और विद्यालय हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थापित करने हैं प्राथमिक विद्यालय, ताकि बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी असंभव ना हो, सुगमता से वह पहुंच सके। छोटे छोटे गांवों में भी विद्यालय की स्थापना करना। नामांकन की सार्वभौमिकता, यानी जितने भी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनका पता लगाना और उनके माता पिता से आग्रह करके उन विद्यालयों में उन्हें दाखिला दिलवाना, यानी कि उनका एनरोलमेंट करना। स्थिरता की सार्वभौमिकता, स्थिरता क्या है कि कुछ बच्चे एनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन तो स्कूल में करवा लेते हैं, लेकिन वो कक्षा 1 से 5 के मध्य में बीच में छोड़ जाते हैं। तो ऐसे विद्यालयों, ऐसे बच्चों का पता करना और उन्हें विद्यालय में स्थिरता उनकी बनाए रखना। किसी भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 तथ्यों का महत्वपूर्ण होना अधिक आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में जो प्रॉब्लम्स आई हैं कि यह हम अच्छे से प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है इनका, हमारे भारत देश में सबसे पहले रहा है पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि अधिक है। नेचुरल बात है कि जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए एक विकट समस्या है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी बाधा बन गई है। तो हमें एक रेशो निर्धारित करनी है, जिस संख्या में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की वृद्धि होती है, उसी रेशो में स्कूल खोलकर इन बच्चों को एडमिशन दिलाना। पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की निर्धनता, यानी कुछ माँ बाप सोचते हैं हम निर्धन हैं, गरीब हैं, बच्चे पैदा हुए हैं तो इन बच्चों को आय का साधन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाए, यानी बच्चों को काम पे लगाया जाए, और बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी और अधिक गरीबी में बदलती जाएगी। ऐसी सोच को नकारा करना और बदलना, और माँ बाप को प्रेरित करना कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। अभिभावकों का असहयोग,
जब तक पेरेंट्स और गार्जियंस हमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण में इनकी भूमिका नहीं होगी, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इतने प्रेरित नहीं होते। कुछ बाल विवाह हैं, प्रथा प्रथा है, लड़कियों को स्कूल भेजने में इतने खुश नहीं होते। तो ऐसे पेरेंट्स की सोच में परिवर्तन लाना नामुमकिन हो गया है, लेकिन हम इसकी तरफ अग्रसर हैं। दूर स्थित आबादियों की समस्या, दूर दराज इलाकों में जो छोटी छोटी आबादियाँ बस्तियाँ बसी हुई हैं, इनका पर्याप्त विकास भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, लेटेस्ट नॉलेज से अपडेट नहीं हो पाते ये लोग। तो ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसके लिए हमें कठिन प्रयास भी करने चाहिए। पिछड़ी व अनुसूचित जातियां व जनजातियों के लिए एक अनुपयोगी शिक्षा यानी यूजलेस एजुकेशन। यूजलेस एजुकेशन क्या होती है कि प्राथमिक शिक्षा अनुपयोगी तथा निरर्थक हो गई है, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में कई माता पिता इसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि ऐसी अनुपयोगी शिक्षा जिसके कारण वो थ्योरी बेस्ड एजुकेशन यानी कि जिसके कारण बच्चे कमा नहीं पाते, तो ऐसी शिक्षा अनुपयोगी है। दोषपूर्ण मूल्यांकन, जो हमारा वार्षिक मूल्यांकन होता है, इसे दोषपूर्ण माना जाता है। मूल्यांकन होना चाहिए थोड़े थोड़े समय के पश्चात, एक निरंतर मूल्यांकन चलना चाहिए जिससे कि बच्चों की उपलब्धि मालूम हो जाए। एक वार्षिक मूल्यांकन हमारी एक दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि अर्थाभाव, ये होता है आर्थिक अभाव होना। जैसे कई गरीब हैं और जो माँ बाप पेरेंट्स इतने गरीब हैं, वे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो इसके लिए हमें निःशुल्क निरंतर शिक्षा की आवश्यकता है। और एक जो ग्रांट दी जाती है स्कूल्स को प्राइमरी स्कूल के लिए, उस धन का भी अनुपयोग किया जाता है। जैसे कि माध्यमिक व विश्वविद्यालय पर अधिक खर्च कर दिया जाता है, जिससे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण लक्ष्य में कठिनाइयाँ आती हैं। इसके बारे में जब हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस सार्वभौमिकरण में इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक, सस्ती व निःशुल्क शिक्षा, अभिभावकों का सहयोग, दोषपूर्ण मूल्यांकन की समस्या को दूर करना, बच्चों की अनुपस्थिति यानी जो अटेंडेंस है उसको कंट्रोल करना, अब्सेंटीज पे कंट्रोल करना। इस प्रकार के कुछ सजेशंस हैं जो हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लागू करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ गुणात्मक सुधार हैं कि जब तक हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए हम कुछ सजेशंस, उपाय या रणनीतियाँ नहीं अपनाएंगे, तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कुछ जो भारत द्वारा रणनीतियाँ अपनाई गई हैं इस प्रकार से हैं: निरौपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, शिक्षा समाख्या पाठ्यक्रम, दीवा देखभाल केंद्र, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल, प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय समय व छुट्टियाँ, DPEP। ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा क्या है? क्योंकि कुछ बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाती है। औपचारिक शिक्षा एक समय बंधन में बंधी हुई होती है। वह उस समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़गार पर लगे हुए होते हैं, तो यह वे लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अक्षम होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए निरौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा एक महत्वपूर्ण और अच्छा साधन है। यह एक जो है हमारा लचीला और काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें समय व स्थान का कोई बंधन नहीं होता है, ग्रहण क्षमता का बंधन नहीं होता है। छात्रों के पास जो सुविधाजनक समय होता है, स्थान होता है या उनके पास सामग्री होती है, उन्हीं के अनुसार उन्हें वह उसी आयु सीमा के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा का महत्व है कि यह उन लोगों को भी उस शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो किसी संस्था में एडमिशन नहीं ले सकते। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? बहुत से बच्चे या प्रौढ़ ऐसे होते हैं जो औपचारिक विद्यालय की शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे में उन प्रौढ़ों व बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अत्यंत लचीली होती है, किसी भी स्थान पर समय पर आयु सीमा वाले बच्चों के लिए लाभकारी होती है। अनौपचारिक शिक्षा का ताना बाना ऐसा होता है
कि यह इतनी कठोर भी नहीं होती जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा होती है, और इसका मेन उद्देश्य सामान्य शिक्षा प्रसार होता है, यानी हर व्यक्ति को शिक्षित करना होता है। निरौपचारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण साधन है और सिद्ध भी हो गई है। अतः नई शिक्षा नीति में कहा जाता है कि निरौपचारिक शिक्षा का विशाल व्यवस्थित कार्यक्रम आरंभ किया जाए ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा को निरौपचारिक रूप में प्रदान करने, सस्ते से सस्ता बनाने के लिए हमारी जो एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाई गई है, इसका नाम भी मध्य प्रदेश मॉडल दिया गया है। इसमें 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाना था और मध्य प्रदेश ने इस प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए ऐसे बच्चों को चुना जो विद्यालय बीच में छोड़ कर जाते थे, यानी कि ब्रिज कोर्स करवाना और उन लोगों को वापस बच्चों को लाना। मध्य प्रदेश मॉडल हमारा एक आदर्श मॉडल रहा है। आजकल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कई प्रदेशों में इस मॉडल की रणनीतियाँ अपनाई भी जा रही हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश का मॉडल था, इसके एडवांटेज क्या थी? जो बच्चे बीच में स्कूल शिक्षा पूरी किए बिना छोड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों को पता लगाना और 5 वर्ष की शिक्षा को 2 वर्ष की अवधि में पूरा करवाने का हेल्प करवाना। निर्धनता के कारण जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा आयोजित करवाना जो कमाते कमाते भी सीख सकें। मध्य प्रदेश के मॉडल में स्थान, समय व लचीलेपन का भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और इस मॉडल में अलग से बैठने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, विचार रखा गया था कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन धन की दृष्टि या अपव्यय से बचने के लिए इसमें अलग से कक्षा व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं हो सकी। तो मध्य प्रदेश मॉडल आधारित कार्यक्रम विभिन्न चरणों में विभिन्न जिलों में आरंभ भी किया गया व इसके अच्छे व संतोषजनक परिणाम भी मिले हैं। यूनिसेफ की सहायता से एनसीईआरटी ने कॉम्प्रिहेंसिव असेस टू एजुकेशन प्राइमरी नामक एक प्रोजेक्ट भी चलाया, जिसमें हमने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। हमारा एक था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्वास्थ्य संस्थान, जिसे कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 में शुरुआत की थी। इसमें उन शिक्षार्थियों के लिए लचीली, वैज्ञानिक व उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है जो प्राथमिक शिक्षा 10वीं या 12वीं की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। इनका मुख्य उद्देश्य लड़कियों, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कार्यरत लोगों, सुविधाहीन समुदाय, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षा प्रदान करना था। तो जो हमारा करिकुलम ऑफ ओपन स्कूल है, खुले मुक्त विद्यालय हैं, इनका क्या था, जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, इस पाठ्यक्रम में हमारा था 4वीं या 5वीं की पढ़ाई करके प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन वह 8वीं स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए दाखिले हेतु सेतु पाठ्यक्रम का काम करना, यानी ब्रिज कोर्स का काम करना। तो ऐसे और कुछ ओपन स्कूल्स में व्यावसायिक शिक्षा तथा जीवन में समृद्धिकर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना। इनकी विशेषताएं थी जो वो थी हमारी लचीलापन, समय समय पर विद्यार्थियों को उनकी प्रगति से सूचित करवाना, निर्देशन का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी और ऑडियो व वीडियो सामग्री भी प्रदान करना। हमारा दूसरा था शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट। शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट क्या था, हमारे व्यवहारिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहा है, क्योंकि हमारे देश में अनेक बच्चे शिक्षा से इसलिए ही वंचित या रह जाते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी अपने माता पिता के साथ काम पर जाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों या क्षेत्रों या बस्तियों में रहने वालों को लाभ मिलेगा, वहाँ विद्यालय सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में हमें वहाँ पर विद्यालय या ऐसे शिक्षाकर्मी रखना जो बच्चे अपनी सुविधा अनुसार इन शिक्षाकर्मियों के पास जाकर अपनी जो डाउट है, जो संदेह है या किसी प्रकार की शंका है, उसे दूर कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा
समाख्या कार्यक्रम। यह भी मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना, हमारा सेंटर पॉइंट बच्चा हो और बच्चों को हम रोचक शिक्षा विधियों के माध्यम से, जैसे परंपरागत लकड़ी का शामपट है, कुछ पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर हैं, लकड़ी के गत्ते हैं, फट्टे हैं, कलरफुल जो पेंसिल्स होती हैं, उनके द्वारा बच्चों को एजुकेशन सिखाना। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए 6 से 14 साल का बच्चा एक चंचल मन होता है। 4 से 5 घंटे चटाई पर या टेबल पर, कुर्सी पर बैठकर कॉन्टिन्यूटी चुपचाप रहकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए रोचक विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। इसके कुछ सजेशंस भी रहे थे कि बच्चों से प्रतिदिन टीचर को मुस्कुराकर बात करना, बच्चों को नाम से पुकारना, शारीरिक दंड ना देना, अच्छा काम करने पर उनकी प्रशंसा करना, प्रत्येक अध्यापक को अपने बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना। फिर इसके बाद है हमारा दीवा देखभाल केंद्र। दीवा देखभाल केंद्र क्या होता है? जहाँ गरीब माँ बाप होते हैं, वो काम पर सुबह निकल जाते हैं और उनके कुछ बड़े बच्चे या लड़कियाँ होती है, उनके छोटे भाई बहन होती हैं जो वो देखभाल करने के लिए घर पर रहते हैं। तो ऐसे लड़कियाँ या बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा देखभाल केंद्र खोलना, जो निर्धन परिवार के ऐसे बड़े बच्चों की सहायता करें, छोटे बच्चों की देखभाल करें, ताकि बड़े बच्चे स्कूल पर आसानी से जा सकें। पूर्व बाल्यावस्था, यह कार्यक्रम बालक केंद्रित होता है। शिशु की देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संयुक्त रूप में विकसित किया जाए। फिर आता है हमारा विद्यालय में छुट्टियां बच्चों के सुविधानुसार हो, ना कि टीचर या मौसम के अनुसार। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है। अब हमने कहा ना, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में वही अंतर है जो जीवित तथा मृत व्यक्ति में है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा भी है, शिक्षा परिवर्तन के लिए एक अभिकर्ता का कार्य करती है। आज यह सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौढ़ शिक्षा के हमारे कुछ एम्स रहे हैं, जैसे कि साक्षरता को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना, नागरिकता के गुणों को विकास करना, आत्मविश्वास की भावना जगाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, समाज सेवा और हित का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता को लाना। और यूनेस्को ने जो एक अध्ययन किया था, उसके अकॉर्डिंग 70% तक प्रौढ़ साक्षर हो जाएं तो हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भारत में एक योजना चलाई गई जिसका नाम था लोक जुम्बिश योजना। ठीक है, लोक जुम्बिश योजना, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी इस प्रतिबद्धता को दोहराया गया कि अभी भी अधिकतर बच्चे प्राथमिक शिक्षा के चक्र से बाहर हैं। राजस्थान, बिहार जैसे पिछड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुधारने में आज भी संघर्ष चल रहा है। तो कक्षा 1 से 5 तक पहुँचते पहुँचते जब बच्चे बीच में अध्ययन छोड़ जाते हैं, तो ऐसे राज्य में लोक जुम्बिश योजना का आरंभ किया गया। इनका उद्देश्य सर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण है। यह आंदोलन 1989 में प्रारंभ किया गया और इसकी विशेषता थी कि गांव स्तर पर समुदाय की भागीदारी तथा समर्थन निश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना। इसके लक्ष्य थे जो लोक जुम्बिश योजना के प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, यानी कि मेन उद्देश्य हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण है। पुरुषों की भागीदारी लाना, अध्यापकों का संबंध यानी अध्यापकों की मान प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करना, कर्मियों का प्रशिक्षण, जब तक शैक्षिक सुधार के बारे में अध्यापकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना, उनके कौशल में सुधार करना, मूल्यांकन, जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है दोषपूर्ण, इसको दूर करना। तो ये हमारे लोक जुम्बिश योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और रणनीतियां थी, जिसके कारण एक हमारा मध्य प्रदेश का मॉडल है जो आज काफ़ी प्रचलित भी है। इसके पश्चात हम एक छोटा सा टॉपिक है हमारा मिड डे मील, क्योंकि सार्वभौमिक योजना शिक्षा के लिए, सार्वभौमिकरण के लिए, इस योजना के लिए हमारा मिड डे मील ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और हमारा प्रोग्राम था DPEP। DPEP क्या था हमारा?
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसमें हमें कुछ मेन हमारी करैक्टरिस्टिक या एडवांटेज थी इस योजना की, वह यह थी सर्वव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना, शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करना, नए विद्यालयों का निर्माण करना, विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं जैसे कक्षा कक्ष है, खेल का मैदान है, चार दीवारी है, उठने बैठने के लिए, शाम पर चौक आदि का प्रबंध करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा, बीच में पढ़ाई छोड़कर जाते हैं उनके बारे में पता करना और उन्हें वापस स्कूल में लाना, सेवाकालीन शिविरों का आयोजन करना, स्त्री पुरुष की समानता के लिए महिलाओं को शिक्षित करना, ये हमारे DPEP प्रोग्राम के मेन एम्स थे, जो कि हमारे शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुए। एक और हमारा जो टॉपिक रहा है मिड डे मील, इस मिड डे मील के कारण भी हमें शिक्षा के प्रति सार्वभौमिकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय जितने भी यह हमारा जो मिड डे मील है इसका श्रेय मोस्टली हम तमिलनाडु राज्य को ही जाता है। मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के जितने भी स्टूडेंट हैं, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित भोजन स्कीम राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुरुआती सन 1995 में शुरू की गई थी और हमें यह अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से यह प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे कि जुलाई 99 में ऑपरेशन रिसर्च समूह ने यूनिसेफ की सहायता से 10 अलग अलग राज्यों में मिड डे मील स्कीम का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन पर यह भी कहा कि स्कीम ने अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बच्चों और निम्न आय वर्ग समूह के बच्चों को विद्यालय में आने हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि गरीब माँ बाप जब सुबह कमाने निकलते हैं तो छोटे बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है और कुछ गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के प्रोग्राम की वजह से काफ़ी भेजने भी लगे हैं। इनसे उनकी पोषण संबंधी समस्याएं दूर हुई हैं, सेहत संबंधी समस्याएं दूर हुई है, उनका स्वास्थ्य भी बना है। इस टीम है जो हमारा कुछ वीकनेस आई हैं मील स्कीम में, मिड डे मील स्कीम में, यह वीकनेस या कमजोरियां या फिर कमियां क्या रही हैं। खाद्यान्न का समय पर वितरण ना हो पाना, लोगों में जागरूकता का अभाव होना कि खाना अच्छा नहीं दिया जाता है, स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं है, कुछ ऐसे प्रकार की सोच है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। और एक पका हुआ भोजन न देना, और जो किसी भी राज्य में जैसे कि 10 महीने के आंकड़े की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार उस जिले को या उस स्कूल को खाद्यान्न वितरित किया जाता है, आंकड़े भरपूर व अच्छे मात्रा में न देना। इस योजना स्कीम से एक समस्या यह भी है कि इस योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण सुपरविज़न भी न के बराबर है, जिस कारण इस योजना को हम सफल करते समय काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस मिड डे मील की हमें आवश्यकता क्यों हुई या इसका महत्व क्या है, इस प्रकार से है। बालकों में स्वास्थ्य का सुधार करना, भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना, बैठने का ठीक आसनों का निर्माण करना। बच्चा विद्यालय में 6 से 7-8 घंटे रहता है, बिना खाए पिए नहीं रह सकता, उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बालकों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि भोजन की कीमत है जो उचित सीमा के अंदर हो, पोषक तत्वों का ध्यान में रखा जाए, पकाते समय बांटते समय स्वच्छता का ध्यान में रखा जाए, रसोई घर भोजन कक्ष उत्तम व्यवस्था हो, कीटाणुनाशक हो, दूध का प्रबंध किया जाए, स्थानीय मौसमी फल भी दिया जाए। और इसमें टीचर को भी अहम रोल अपनाना चाहिए, जैसे कि उसे सद्भावना का गुण सिखाए, भोजन कक्ष और रसोई घर का निरीक्षण करे, विद्यालय में डॉक्टर नहीं तो शारीरिक शिक्षक उनकी जिम्मेवारियां निभाए, शोध कार्य कराए, समय समय पर परीक्षण मापन करवाए, छात्रों को पूरक भोजन की व्यवस्था करवाए, स्वस्थ वातावरण बनाए। ये हमारे मिड डे मील के कुछ विशेषताएं व आवश्यकताएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इसमें टीचर भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और किस शिक्षा के
इस महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिड डे मील भी अहम भूमिका निभाता है। DPEP प्रोग्राम, निरौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट है, प्रौढ़ शिक्षा है, ये सभी ऐसे योजना व प्रोग्राम है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी संतोषजनक रहे हैं और इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मॉडल है, ओपन स्कूल सिस्टम है, ये सभी हमारे शिक्षा के इस अहम लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं। इसके बाद हम यूनिट 3 है जो उसका सेकंड टॉपिक करेंगे। थैंक यू।